Greetings to all the students. Today we are going to talk about the annual value of house property. After going through this session, you will be able to know the basis of charge in case of income from house property. You will also be in a position to understand the concept of annual value of house property, the difference between annual value of self-occupied and let-out house. You will understand the steps involved in calculation of annual value of the house property, and you will also come to know the deductions allowed from the NAV, which is the net annual value, in order to arrive at the income from house property. So, as we have understood till now that house property means any building or land appurtenant thereto. So, if we have a constructed structure in the form of a building and the surrounding land, that is included in the definition of house property. So, that we have already discussed till now. Now, after understanding that meaning, now we want to know that how actually the tax is imposed on the income from this house property. अभी तक हमने यह समझा है कि हाउस प्रॉपर्टी का अर्थ क्या होता है। तो किसी भी बिल्डिंग को या उसके साथ जुड़ी हुई लैंड को जो उसी बिल्डिंग का एक पार्ट है और किसी पर्पस के लिए जैसे कि पार्किंग, प्लेग्राउंड, गार्डन उस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, उस पूरे बिल्डिंग और उस अटैच्ड लैंड को हम हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में या परिभाषा में शामिल करते हैं। अब हमें यह समझना है कि अगर कोई व्यक्ति हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है तो वह इनकम टैक्स कैसे पे करेगा या उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे जानी जाएगी। सो टू अंडरस्टैंड दैट वी विल हैव टू फर्स्ट नो that how we determine the annual value of a house, क्योंकि हमने शुरुआत में ही यह कहा था कि जो टैक्स लगता है हाउस प्रॉपर्टी पे वो उसकी एक्चुअल इनकम पे नहीं लगता, बल्कि जो उसकी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी होती है उस पे टैक्स लगता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या होगी, तो आप सभी जवाब देंगे कि जो उससे किराया आएगा या उसको किसी को जब हम सबलेट करेंगे या किराए पर देंगे या लेट आउट करेंगे तो उससे आने वाली इनकम जो है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है। बट इनकम टैक्स ने जो यहाँ पर पर्सपेक्टिव अपनाया है या जिस तरीके से इनकम टैक्स के पर्पस से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को जाना जाता है वह थोड़ा सा अलग है। बिकॉज टैक्स जो है वो एक्चुअल इनकम पे नहीं लगाया जाता, बल्कि उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी पे लगाया जाता है, राइट। सो वी हैव टू थिंग्स हियर। जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक आपकी एक्चुअल रेंटल इनकम होगी, जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर कोई पूछे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या है, तो हाउस प्रॉपर्टी या किसी बिल्डिंग से क्या इनकम आप जनरेट कर सकते हो, तो आप कहेंगे कि एक्चुअल रेंटल इनकम, जो रेंट उससे आएगा। बट द सेकेंड थिंग इज द कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी टू यील्ड द इनकम। ठीक है, कि उस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम जनरेट करने की क्षमता है। ठीक है, सो इन दोनों में से जिसको आधार माना गया है टैक्स लगाने के लिए, दैट इज नॉट द एक्चुअल रेंटल इनकम, तो उस पे हमने एक क्रॉस लगाया। दैट मीन्स एक्चुअल रेंटल इनकम को ही हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानते, बल्कि हम उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानते हैं। अब आप कहेंगे कि वो हम कैसे जानेंगे, तो उसका तरीका भी हमें इनकम टैक्स एक्ट में ही बताया गया है।
एंड उसी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी को हम एनुअल वैल्यू कहते हैं। तो एनुअल वैल्यू जानने के लिए हमें कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी टू यील्ड द इनकम और टू जनरेट द इनकम वो जानना होता है, जो कि हमें नजर आता है इन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो अब हमारा अगला कदम होगा ये जानना कि एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पर उसे जानने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझना होगा जो कि इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। व्हाट आर दीज इम्पोर्टेंट टर्म्स? सबसे पहली टर्म है म्यूनिसिपल वैल्यू। तो किसी भी घर की एक म्यूनिसिपल वैल्यू होती है जो कि म्यूनिसिपैलिटी द्वारा निर्धारित की जाती है, एंड दिस is the value of the property on which the municipal taxes are levied. जो म्यूनिसिपैलिटी है वो हर हाउस प्रॉपर्टी की एक वैल्यू तय करके उसके ऊपर टैक्स लगाती है, तो इस वैल्यू को म्यूनिसिपल वैल्यू कहा जाता है। इसके बाद जो अगली टर्म आती है दैट इज फेयर रेंट। फेयर रेंट का क्या मतलब है कि आपका जैसा घर है या आपकी जैसी हाउस प्रॉपर्टी है, उस जैसी सिमिलर हाउस प्रॉपर्टीज, अगर वैसा ही कोई और घर आपके आसपास, आपके नेबरहुड में, अड़ोस पड़ोस में, या आप जैसी सिमिलर किसी लोकेलिटी में अगर है, तो उस घर का क्या किराया लोग पे करते हैं, दैट इज द फेयर रेंट। ठीक है, तो एक तरह से आप जब अपने आसपास देखते हैं तो एक मार्केट जैसे बन जाती है कि अगर 2 बेडरूम का घर है कोई, तो उसका 20,000 रुपए किराया होता है, तो आप आसपास देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी घरों का किराया जो 2 बेडरूम सेट है उनका इतना ही होता है। सो दैट बिकम्स अ फेयर रेंट। तो दैट इज अ वैल्यू जिसके आसपास अगर आप अपने लोकेलिटी में कोई और भी घर लेने जाएंगे तो उसका ये किराया होगा, दैट इज नोन एज द फेयर रेंट। सो इट इज अ रेंट ऑफ अ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सेम और सिमिलर लोकेलिटी और इन द नेबरहुड, तो वो वैल्यू कहलाती है फेयर रेंट। देन द थर्ड थिंग इज स्टैंडर्ड रेंट। Standard rent means the rent which is the maximum rent that can be charged under the Rent Control Act. तो रेंट कंट्रोल एक्ट हमारा एक और लॉ है जिसके तहत आप एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा किराया चार्ज नहीं कर सकते, तो जो वो मैक्सिमम रेंट है दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड रेंट। एंड लास्टली वी कम टू द एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मीन्स कि जब किसी के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और वो उसे रेंट पे देता है तो उसे एक्चुअल रेंट कितना मिलता है, दैट इज द AR और द एक्चुअल रेंट। तो ये समझना कोई कठिन नहीं है कि एक्चुअल रेंट कितना होगा, जितने पे आपने किराए में दिया है उतना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें चेक करनी होती हैं कि एक्चुअल रेंट मीन्स द डी फैक्टो रेंट। डी फैक्टो रेंट का क्या मतलब है कि जो रेंट एक्चुअली ओनर के पास आ रहा है उसको ही हम एक्चुअल रेंट मानते हैं। तो ये देखने के लिए यू हैव टू कंसिडर दीज 3 पॉइंट्स कि जो अगर आपका कुछ टाइम के लिए घर खाली रहता है तो उस टाइम तो आपके पास रेंट नहीं आ रहा, तो जितना टाइम आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर घर को किराए पे दिया है या प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है, केवल उसी टाइम का ही आप एक्चुअल रेंट लेंगे। तो जितना टाइम खाली रहता है आपका घर या हाउस प्रॉपर्टी, उस टाइम का किराया हम इंक्लूड नहीं करते हैं। देन जो अगर आपका जो टेनेंट है जिसने घर किराए पे लिया है वो आपको एक अमाउंट पे कर देता है, सपोज वो आपको 15,000 पर मंथ देता है, तो आप कहेंगे कि 15,000 पर मंथ हमारा एक्चुअल रेंट हो गया। लेकिन अब जो ओनर है उसको साथ में इसी पैसे में से बिजली और पानी का बिल भी पे करना पड़ता है जो टेनेंट ने नहीं पे किया, और वो आता है फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए महीना। तो ओनर के पास 15,000 रुपए आ तो रहा है, लेकिन साथ में उसे 2,000 रुपए बिजली और पानी का बिल भी भरना पड़ रहा है टेनेंट के लिए। तो एक्चुअली उसके पास जो इनकम आई वो कितनी होगी, दैट विल बी 13,000।
राइट। सो हम जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट की वैल्यू जानेंगे तो एक्चुअल रेंट को हम 15,000 नहीं लेंगे बल्कि 13,000 लेंगे। सो यू हैव टू सी कि एक्चुअली ओनर के पास कितना पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, दैट विल बी ट्रीटेड एज द एक्चुअल रेंट। और यदि कोई अनरियलाइज्ड रेंट है, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, राइट। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सबसे पहली बात कि एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते वक्त आपको दोनों रेंट को इंक्लूड करना होता है। दोनों रेंट कौन से? एक वो जो आपने एक्चुअली रिसीव कर लिया और दूसरा वो जो रिसीवेबल है, यानी कि जो ड्यू हो गया है, राइट। सपोज आपने 12 महीने के लिए किसी को घर किराए पे दिया, उसने 10 महीने का किराया तो पे कर दिया जो टेनेंट है उसने, लेकिन 2 महीने का किराया अभी ड्यू है तो वो अभी बाद में पे करेगा। लेकिन इनकम लिखते वक्त हम पूरा 12 मंथ्स का इंक्लूड करेंगे उसमें, प्रोवाइडेड कि ये 2 मंथ्स का रेंट जो है वो अनरियलाइज्ड रेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किराया आपके पास आएगा ही नहीं। अगर आपको ये पता है कि किराया नहीं आया लेकिन आ जाएगा, तब तो आप उसको शामिल कर लेंगे अपनी एक्चुअल रेंट में। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया है कि इसको आप रिकवर ही नहीं कर पाएंगे, कि अब आपका टेनेंट जो है उसकी इंटेंशन नहीं है पे करने की, या आप पूरी कोशिश कर चुके हैं और आपको रेंट नहीं मिल रहा है और अब आपको लगता है कि अब आपको किराया नहीं मिलेगा, तो वो अनरियलाइज्ड रेंट कहलाता है। तो अगर देरी हो गई रेंट पे करने में लेकिन आ रहा है आपके पास पैसा, तब तो हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं एक्चुअल रेंट में। लेकिन अगर अनरियलाइज्ड रेंट है, यानी कि वो पैसा आपके पास आएगा ही नहीं, देन वी डू नॉट इंक्लूड दैट वैल्यू, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते वक्त। अब इन टर्म्स को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे, जो कि ये जानना है कि घर का क्या यूज हो रहा है, राइट। तो घर में आप क्या कर रहे हो? द हाउस में बी लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। एक व्यक्ति है, वो घर का ओनर है, या तो वो स्वयं उस घर में रह रहा है या उसने उसको किराए पे दिया है, लेट आउट किया है, ठीक है। सो द एनुअल वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो हम ये सारा काम सारी समझ क्यों बना रहे हैं? ताकि अल्टीमेटली हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। और हम कह रहे हैं कि एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या वो घर जिसकी हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो ओनर है वो खुद रह रहा है, यानी कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसको किराए पर दिया गया है, लेट आउट है वो। तो इस पर्पस से भी आपकी एनुअल वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका अपना घर है और आप उसमें रह रहे हो, तो आपके घर की इनकम क्या है? तो शायद आप में से सभी कहेंगे कि जब हम अपने घर में ही रह रहे हैं तो फिर इनकम कहाँ से आएगी? इनकम तो तब आएगी ना जब हम किसी दूसरे को किराए पे देंगे। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जब कोई व्यक्ति घर का ओनर होता है और वो अपने ही घर में रह रहा होता है, तो उसके लिए कोई इनकम नहीं आती, क्योंकि वो अपने घर को सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है, वो खुद ही उसमें रह रहा है। सो द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में इनकम टैक्स एक्ट भी ये कहता है कि एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज टेकन एज निल। इसकी वैल्यू को निल लिया जाता है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, कि जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो यू विल शो इट एज निल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि टैक्स जो है वो एक्चुअल इनकम पे नहीं लगता, बल्कि उसकी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी पे लगता है। और वो इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी आपको किस चीज में नजर आती है? एनुअल वैल्यू में नजर आती है। तो जिस घर को ओनर ने अपनी ऑक्यूपेशन के लिए ही इस्तेमाल किया है, उस घर की जो एनुअल वैल्यू है उसको निल लिया जाता है। इसका मतलब अगर एनुअल वैल्यू ही निल हो गई तो उस पे टैक्स लगेगा नहीं। सो देन द person who is the owner of the house property, he doesn't have to pay any tax on the house which is self occupied.
तो अब हम आते हैं दूसरी सिचुएशन पे, व्हेन द हाउस इज लेट आउट, यानी कि आपने हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है। सो व्हेन द हाउस इज लेट आउट, तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी? अब किराए पे दिए हुए घर में हम अलग अलग सिचुएशंस देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू, क्योंकि पर्पस हमारा एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि एनुअल वैल्यू ही वो वैल्यू है जिस पे टैक्स लगता है, क्योंकि उसे हमने उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी का एक मेजर, एक पैमाना कंसिडर किया है, right? So annual value of a house property or a house which is let out for full year, जो पूरे साल, जिस भी ईयर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स लगाते हैं तो हमें कोई प्रीवियस ईयर लेना होता है, तो जिस भी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर 2019-20, तो वो कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2019 को, और कब एंड होगा? 31 मार्च 2020 को। तो इस पूरे टाइम के दौरान यदि आपने पूरा समय अपने घर को किराए पर दिया हुआ है, पूरा टाइम वो ऑक्यूपाइड रहता है, कोई भी वैकेंसी नहीं है, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब वो घर खाली रहता है, एंड देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट, पूरा किराया आपको मिल रहा है, कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसका किराया आपको नहीं मिल पाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी हमने बात की थी कि क्या कोई ऐसा किराया है जिसको आप नहीं रिसीव कर पाएंगे, तो वो ऐसा नहीं है। अगर ये पहली सिचुएशन होती है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू? अभी तक हमने एनुअल वैल्यू के जानने के लिए जो भी आवश्यक जानकारी है वो समझा है, लेकिन एनुअल वैल्यू कैसे जानेंगे वो उसके बारे में बात नहीं की है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट, एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी which is let out for full year. There is no vacancy and no unrealized rent, right? So there are certain steps involved in it. ये एक process है, process का अर्थ होता है कि उसमें कई steps हैं जो आपको करने होते हैं. So what are those steps? I will just show you those steps. The first one is, जिस भी हाउस प्रॉपर्टी की आपको एनुअल वैल्यू जाननी है, उसका आप कंपेयर करिए MV एंड FR. अब हम डिस्कस कर चुके हैं, MV का मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी ने उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू तय की है, और फेयर रेंट का मतलब कि उस एरिया में जहां यह प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, आमतौर पर इस तरह की प्रॉपर्टीज का कितना किराया मिलता है, दैट इज द फेयर रेंट। इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, और इनमें से आप हायर ऑफ द टू, इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी उसको ले लेंगे, यू विल टेक द हायर वैल्यू। सो फर्स्ट स्टेप करने के बाद आपके पास एक वैल्यू बचेगी, या तो वो MV होगी या FR, तो दोनों में से जो भी हायर है, जो भी बड़ी वैल्यू है, वो आपको लेनी है, राइट? देन नेक्स्ट कम्स द सेकेंड स्टेप, यू कंपेयर दिस वैल्यू, जो आपने फर्स्ट स्टेप में वैल्यू निकाली है उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब स्टैंडर्ड रेंट हमने कहा था कि वो मैक्सिमम रेंट है जो कि चार्ज किया जा सकता है अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। उसको कंपेयर करने के बाद आपको देखना है कि स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है या वो वैल्यू ज्यादा है जो आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी। तो इन दोनों में से आपको लोअर वैल्यू लेनी है, लोअर ऑफ द टू। दोनों में से कौन सी? एक तो वो वैल्यू जो आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी, जो कि MV एंड FR को कंपेयर करके दोनों में से जो भी आपकी हायर वैल्यू है उसको आपने लिया था, उसको अब आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो भी कम है उसे आप लेंगे और उसे क्या मानेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट इज ER, right? Now the next step will be to calculate the actual rent, AR, actual rent हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना होता है। रिसीव्ड या रिसीवेबल दोनों को हमें लेना होता है, लेकिन वो अनरियलाइज्ड रेंट नहीं होना चाहिए, और जो एक्चुअल रेंट है वो उसी पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है जितना टाइम आपका घर या प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती है। एंड अगर आप उस किराए में से कुछ पेमेंट कर रहे हैं फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द टेनेंट, तो उसको हम किराए में इंक्लूड नहीं करते, उसको माइनस कर देते हैं। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी ऑफ एक्चुअल रेंट।
अब हमारे पास दो वैल्यूज हो गई हैं, एक एक्सपेक्टेड रेंट जो हमने सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया और एक आपका एक्चुअल रेंट जो हमने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट किया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यू विल कंपेयर ER एंड AR, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू है दैट विल बिकम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV. So GAV means the gross annual value. So ER और AR को कंपेयर करके जो भी हायर वैल्यू आएगी that will be taken as the gross annual value. Now why we are calling it gross? क्योंकि अभी जो टैक्सेस पे किए गए हैं उनको हमने माइनस नहीं किया। अब नेक्स्ट है आपका डिडक्ट द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। तो जो ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का उस द्वारा पे किए गए सारे जो म्युनिसिपल टैक्सेस है उनकी आप यहाँ से डिडक्शन ले सकते हो, उसको आप माइनस कर सकते हो एंड देन वी विल अराइव एट द NAV. This balance is the NAV, the net annual value. ठीक है, तो हमने ऊपर लिखा था कि हम एनुअल वैल्यू जानना चाहते हैं। एनुअल वैल्यू हमें ये बताती है कि उस हाउस की या उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी क्या है। तो फाइनली हम उस वैल्यू पे पहुंच गए हैं कि we have got the net annual value. So net annual value और annual value means the same thing, right? तो ये यहाँ तक हमने अपना काम कर लिया है। अब क्या इसी वैल्यू पे टैक्स लग जाता है? अब सवाल ये है कि नेट एनुअल वैल्यू तो निकाल ली हमने और हमने कहा था कि एनुअल वैल्यू पे ही टैक्स लगता है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया? Have we arrived at that value जिस पे टैक्स लगना है? So हमने कहा कि अब हम कह रहे हैं that we have arrived at that value जो कि उसकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी को शो करता है। लेकिन इसमें से भी इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ डिडक्शंस दी हैं जो कि क्लेम की जा सकती हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए। वो डिडक्शंस क्या हैं? द डिडक्शंस आर गिवन इन सेक्शन 24। तो ये डिडक्शंस आप NAV में से ले सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे आने के लिए या ये जानने के लिए कि कौन सी इनकम वो होगी जिस पे एक्चुअली टैक्स लगेगा। तो NAV तो हमने कैलकुलेट कर ली, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसमें से हमें कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं which are given in section 24. These deductions are standard deduction at the rate of 30% of NAV. ये standard deduction है, जितना भी NAV आएगा उसका 30% जो होगा that will be the standard deduction. And second is the interest on borrowed capital. What do we mean by this? कि यदि जिस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उस हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या बनाने के लिए जो पैसा है वो लोन पे लिया गया था और वो लोन अभी चुकाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि घर बनाने में या घर खरीदने में आपको काफी बड़ा अमाउंट चाहिए होता है तो आप लोन लेते हैं। तो यदि इस प्रॉपर्टी जिसकी हम इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बनाने के लिए या उसको खरीदने के लिए आपने कोई लोन लिया था तो उस लोन को अब आप पे कर रहे होंगे, उसको लौटा रहे होंगे, क्योंकि अक्सर वो लंबा प्रोसेस होता है, 10, 15, 20 साल तक आप लोन लेते हैं। तो यदि अभी आप उस लोन को लौटा रहे हैं तो उस लोन को हम किश्तों में लौटाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में लौटाते हैं और हर इंस्टॉलमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। ठीक है, सपोज आपने 20 लाख रुपए लोन लिया तो 20 लाख रुपए आप लौटाएंगे एज इट इज जिससे लोन लिया है और साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लौटाएंगे। तो जब भी आप कोई भी किश्त पे करोगे इस लोन की तो उसके दो भाग होंगे, एक वो जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट के लिए है, जो 20 लाख में से कितना आपने पे कर दिया वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसके ऊपर ब्याज आप कितना पे कर रहे हैं वो आपका इंटरेस्ट होता है। तो ये क्लियरली दिया होता है हर किश्त में, जब आप पे करते हो, रीपे करते हो होम लोन को या हाउस लोन को, तो उसकी हर एक
किस्त में ये क्लियरली दिया होता है कि इतना पैसा प्रिंसिपल के लिए है और इतना पैसा इंटरेस्ट के लिए है। तो उसमें से जो इंटरेस्ट वाली पेमेंट आप कर रहे हो, कि जब हम 12 महीने की बात कर रहे हैं, तो उस 12 महीने के दौरान अगर आपने 12 किस्तें लौटाई हैं, तो हर किस्त में इंटरेस्ट का पैसा कितना था वो आप जोड़ दोगे और उस पैसे की आप डिडक्शन ले सकते हो। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, इसका मीनिंग ये है कि इस ईयर के दौरान यदि आपने कोई होम लोन लिया हुआ था इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या खरीदने के लिए, और इस ईयर के दौरान आपने उसकी कितनी किस्तें लौटाई हैं और उन किस्तों में कितना इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट के लिए आप डिडक्शन ले सकते हैं। दैट इज द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. Now all these things are there provided in the Income Tax Act in order to calculate the income from house property. इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है. What are those important things? This obviously जो balance आएगा वो क्या होगा? That will be the income from house property. और इस income from house property को कैलकुलेट करते वक्त जो steps हैं वो तो हमने देख लिए, हर एक step पे आपको क्या process करना है वो भी देख लिया. लेकिन अब there are certain important things, important points which you should take care of. First is that municipal taxes जो हमने deduct किए हैं gross annual value से net annual value पे आने के लिए, GAV से NAV पे आने के लिए, उनकी deduction आपको तभी मिलेगी when they are actually paid during the year, right? अगर टैक्स ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी. सिर्फ जो एक्चुअली पे कर दिया म्युनिसिपल टैक्स उसको आप डिडक्ट कर सकते हो. सेकेंडली, जो डिडक्शन है म्युनिसिपल टैक्सेस की वो तभी मिलेगी जब ये टैक्सेस ओनर पे करेगा. जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है यदि वो स्वयं इन टैक्सेस को पे करेगा तो ही डिडक्शन मिलेगी. अगर टेनेंट पे करेगा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी. एंड अभी जो ये हमने पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस डिस्कस किया है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है यदि हमारा घर कुछ समय के लिए खाली रहता है या अनरियलाइज्ड रेंट होता है, तो उससे हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा. अभी हमने पहली सिचुएशन की बात की है जहां पर कि घर पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रहता है, यानी कि पूरे साल किराए पे दिया जाता है, कोई भी वैकेंट पीरियड नहीं है और ना ही कोई अनरियलाइज्ड रेंट है. अगर वैकेंसी होगी या अनरियलाइज्ड रेंट होगा तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन now take various situations and try to calculate the income from house property, and that will be the next topic which we can do, right? So we can end today's session here and wish you all a very happy learning. Thank you.